Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. Welcome to my channel BKS Academy. So guys, आज की क्लास में हम लोग आज के डिस्कशन में हम लोग शुरू करने वाले एक नई सीरीज जिसका नाम होगा ग्रुप डिस्कशन एंड दैट वुड बी अबाउट द इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स जो आपके टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए एंड इवन आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु आर जस्ट ऑप्टिंग इंग्लिश लिटरेचर एज देयर ऑप्शनल पेपर, राइट। तो उस पर हम लोग बात किया जाएगा, उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो आज क्लास हम शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एज होता है जहाँ से हम लोग शुरू करना चाहिए वहाँ शुरू करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एज होता है वो होता है आपका रोमांटिक एज। रोमांटिक एज को मैं आपको बता दूं ये 1798 से शुरू होता है, जहाँ से लिरिकल बैलेड पब्लिश होता है, यानी वर्ड्सवर्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क था या कलेक्शन था, दैट इज लिरिकल बैलेड। रोमांटिक एज शुरुआत होती है 1798 से एंड इट चलता कहाँ तक, इसका कल्मिनेशन टाइम होता है 1832 तक। यहाँ तक इसका एज रहा है। तो रोमांटिक एज पे बात करेंगे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स रहे हैं रोमांटिक एज के, इसके इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स रहे हैं, पोएट्स रहे हैं, उन पे बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या होता है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज जो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश होता है, इसको आपको पता हो गया। इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं रिवाइवल ऑफ नियो क्लासिकल एज या नियो क्लासिकल पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसे हम रोमांटिसिज्म ऑफ एलिजाबेथन एज भी कहते हैं, राइट, ओके। इसे हम एक और नाम जानते हैं, इट इज़ या इट वाज द रिवोल्ट अगेंस्ट क्लासिकल पीरियड या क्लासिसिज्म, बिकॉज क्लासिसिज्म वाज क्लासिसिज्म इसके पहले एज था जिसमें सारे क्लासिकल चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन ये रिवोल्ट था अगेंस्ट क्लासिसिज्म, ठीक है। तो ये रिवोल्ट था एंड दिस एज मीन्स रोमांटिक एज इज और वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन। इट हैड ग्रेट इफेक्ट फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन कब से बिगिन होता है? इट वाज बिगिन फ्रॉम 1789 एंड इट कम्स टू एंड 1798, यानी 10 ईयर्स। इट रैंग 10 ईयर्स, ये 10 साल तक चला, राइट। इसके बाद फिर हमने 3 शब्द अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसी फ्रेंच रिवोल्यूशन से हमने इनपुट किया है एंड दोज 3 वर्ड्स आर फ्रैटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ये तीनों शब्द को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनपुट किया है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछाता है कि 3 वर्ड कहाँ से लिए गए हैं। 3 मोटोज थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के, तीनों वर्ड को आपके संविधान में रखा गया। इवन ये आपके प्रियम्बल में भी तीनों शब्द देखने को मिलते हैं, राइट। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं रोमांटिक एज के। रोमांटिक एज में लव पोएट्स थे, नेचर पोएट थे एंड दोज हु रोट अबाउट द चिल्ड्रन पुअर पीपल। कुछ बात कर लेते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट राइटर्स के जो रोमांटिक एज में आते हैं। सबसे पहले नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, फिर कॉलरिज का, फिर उसके बाद एस.टी. कॉलरिज का, इसके बाद फिर आता है जॉन कीट्स का आता है, रॉबर्ट साउदे का आता है एंड शेली और लॉर्ड बैरन का भी आता है। ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनको आप, कुछ राइटर्स मेजर राइटर्स हैं, कुछ राइटर माइनर राइटर्स हैं। ये सब आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स रोमांटिक एज में आते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वर्ड्सवर्थ के बारे में, जो कहीं न कहीं आपके पोएट ऑफ नेचर भी कहे जाते हैं या लवर ऑफ नेचर भी कहे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने दोस्त जी का जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इनके बारे में बता देता हूँ। सुजीत सर हैं जो आपको हमारे साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक पे साथ में रहेंगे। हम दोनों लोग मिल करके एक नया सीरीज शुरू किया गया है और ये कंप्लीट किया जाएगा। ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा और सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोज होगा, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्सवर्थ के इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में, फंक्शन के बारे में, और प्लस उनके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रचनाएँ हैं या वर्क्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले सर बताइए आप इनके लाइफ स्किल्स के बारे में। ओके सर, जो इनका बर्थ होता है 1770 में होता है, वो काकरमाउथ कम्बरलैंड में होता है, और इनकी डेथ होती है 1850, इट मीन्स 1850 में होती है। और इनकी जो डेथ होती है वह प्लूरूसी से होती है, और उस समय जब इनकी डेथ होती है उनकी आयु होती है 80 वर्ष, और इनको दफनाया जाता है, बरीड किया जाता है एट ग्रासमेयर चर्चयार्ड में। और इनके जो फादर हैं जॉन वर्डवर्थ, वो एक अटॉर्नी एट लॉ रहते हैं। मदर उनकी अनेक कुक्सन थी, और उनकी जो सिस्टर का नाम डोरथी था
और जो उनका लव अफेयर जो है अनीट वेलन से था, आज जिसको बाद में जो है एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम कैरोलाइन था। और मैरिड करते हैं जो है ये मैरी हचिंसन के साथ। वो कब करते हैं? 1802 में। और 1802 में ही मतलब वे एक पोएम लिखते हैं, या इसको आप सानेट कहिए, टू लंदन, है ना, लंदन 1802। यस, इट इज डेडिकेटेड टू मिल्टन। यस सर। और इनको जो पोएट लॉरेट इनको दिया जाता है 1843 में। ये इनको जो लॉरेट ये सऊदी के मरने के बाद दिया जाता है। ये 1843 से लेकर के 1850 तक उस पर बने रहते हैं। और 1850 में मरने के बाद जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन को पोएट लॉरेट दे दिया जाता है, जो कहीं कहीं विक्टोरियन पोएट हैं। यस सर, जो यस सर विक्टोरियन पोएट है। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं जो विलियम जो वर्डवर्थ, उन्होंने फ्रांस की 2 टाइम उन्होंने मतलब जो ट्रिप की थी, फ्रांस विजिट किया था। यस सर, फ्रांस विजिट किया था। और उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो एजुकेशन है जो हुई थी जो है एट हॉक्सिड स्कूल में, इसके बाद एट सेंट जॉन्स कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुई थी। हायर एजुकेशन, ये इनकी हायर एजुकेशन थी। यस सर। और अब इसको हम बात करते हैं जो है इन्होंने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इन्होंने फ्रांस की यात्रा की थी जो है। यस सर। तो ठीक है सर, अब आगे आप बताइए जो है जो विलियम वर्डवर्थ की जो लिरिकल बैलेड है उसके बारे में आप बताइए। राइट सर। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क था, दैट इज लिरिकल बैलेड विच वाज पब्लिश्ड इन 1798। राइट, वहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत होती थी। हम लोग शुरुआत भी वहीं से किया जाएगा ताकि सारे चीज़ों को आपको क्रम से एक सीक्वेंस वाइज समझ में आता चले। तो लिरिकल बैलेड एज वी नो ऑल इट हैड 23 पोएम्स विच वर 19 पोएट्स वर ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड ओनली 4 पोएट्स ऑफ एस.टी. कॉलेज विच वाज या हु वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, जो उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड थे उनकी ये पोएम थी। यानी कुल मिलाकर के 23 पोएम्स थी। राइट, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनमें। इनकी फर्स्ट पोएम थी जो बिगिन होती है, उसका नाम क्या था? एंसेंट मैरिनर, जो कहीं न कहीं एस.टी. कॉलेज के द्वारा लिखी गई थी। राइट, लास्ट पोएम थी जो उनकी टिंटन अबे थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कोटेशन होता है इसमें, आपने अक्सर क्वेश्चन देखा होगा, उससे रिलेटेड आते हैं। कोटेशन क्या है? नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये लाइन आपकी अक्सर देखने को मिलती है। ये लाइन वहीं से टिंटन अबे से ली गई है। और टिंटन अबे इनकी जो सबसे बिलीवेड सिस्टर थी, हुज नेम डोरोथी, उनसे उनको एड्रेस की गई है या उनके ऊपर डिपेंड है। राइट, ओके। और ये जो पोएम है ये लिखी जाती है कहाँ पे? वे रिवर के बगल में। यानी जब वे विजिट करते हैं वे रिवर, तो वहाँ पे पोएम इन्होंने कंपोज की थी। यानी सीन्स वगैरह वहीं के लिए गए हैं। ओके, ठीक है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट आपकी लिरिकल बैलेड की हो गई। अब आप बात करेंगे, मैं सर से कुछ क्वेश्चन करूँगा। यस सर। थोड़ा सा और हम इस पर डिस्कस करते हैं, लिरिकल बैलेड के बारे में सर बताएंगे थोड़ा सा। यस सर। हाँ, जो लिरिकल बैलेड्स है, जैसा कि इस 1798 में जो इसका जो फर्स्ट एडिशन आता है और जो सेकेंड एडिशन इसका आता है 1800 में आता है, जिसमें प्रीफेस जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। और जो थर्ड मतलब जो इनका एडिशन है वो आता है 1802 में, और जिसमें जो है हम ऐड करते हैं क्या? इंडेक्स को ऐड करते हैं। यस सर। और जो लास्ट एंड फोर्थ है एडिशन आता है वो आता है 1805 में। यस सर। अच्छा सर, बताइए जो है जो विलियम वर्डवर्थ की जो पहली पोएम क्या थी उसको आप बताइए। विलियम वर्ड्स की पहली पोएम थी द इवनिंग वॉक। राइट, और इसके साथ साथ दो जो 1793 में पब्लिश हुई थी, और इसके साथ साथ इनका डिस्क्रिप्टिव स्केचेज भी फर्स्ट पोएम के साथ ही पब्लिश हुआ था। दोनों साथ साथ होते हैं 1793 में। राइट, ओके सर। अब आप एक क्वेश्चन और बताइए। एक्सकर्जन की बात कर लेते हैं। एक्सकर्जन एक पोएम कलेक्शन रहा है, वो कितने पोएम कलेक्शन में रहा है आप बताइए सर। जो एक्सकर्जन जो है जो उसका कलेक्शन 9 पोएम का रहता है। 9 पोएम्स। यस सर। ओके, हाँ सर। तो आप जो मतलब सर जो इसमें क्वेश्चन है, उन्होंने जो वर्डवर्थ ने एक ओनली वन एक ड्रामा लिखा था जो है, उस ड्रामा का क्या नाम था सर? वेरी गुड सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। ओनली वन ड्रामा विच वॉज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द बार्टरर।
द बार्डर था एंड इट हैड ओनली 5 एक्ट्स, इसमें केवल 5 एक्ट थे और इट वाज कॉल्ड वर्स ट्रेजिडी, इसे हम वर्स ट्रेजिडी भी कहा गया, विच वाज फाइनली बेस्ड ऑन हेनरी थर्ड, विच वाज या हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के किंग थे, हेनरी थर्ड पे बेस्ड है, राइट। ओके, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हो गई आपके बॉर्डर के बारे में। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉर्डर इज इट इज द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, राइट, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। Okay, so now let's come to the prelude. Prelude is very important collection of poems which was composed by Wordsworth, और हम इस पे बात करते हैं ये कब पब्लिश हुई थी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सर देंगे। ओके सर। यस सर, जो द प्रिल्यूड है, वी नो दैट इट इज autobiography of William Wordsworth, and also we can say that it is the spiritual autobiography, and it is published in it is started in 1798 to 99, and it was completed in 1805, but it was published after the death of William Wordsworth by his wife Mary Hutchinson. Oh, sorry. Yeah. And come when in which year? In 1850. Yes, sir. And also there are 14 books. Yes, 14 there are 14 books, मतलब उसमें 14 जो है ठीक किताबें हैं, 14 पार्ट हैं। Yes, sir. Right. This is all information about the prelude. Okay. Yes, sir. So now let me add something in prelude. Prelude में मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, जैसे preludes was called the growth of poet's mind. Yes, sir. ये सबसे important क्वेश्चन आता है कि which was the poem collection which has growth of poet's mind. Yes, it means it has 3 stages of life. 3 stages में लाइफ के इन्होंने डिस्क्राइब किया है, जिसमें इन्होंने चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यंगहुड, तीनों स्टेज को बताया है। एंड इन दिस पोएम यू विल गेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टच विथ नेचर। नेचर से आप टच पाएंगे। जब पोएम पढ़ेंगे पूरा तो आपको लगेगा ही डजंट टॉक अबाउट अदर थिंग्स एक्सेप्ट ओनली नेचर। नेचर की बात करते हैं, तीनों मूड को बताया उन्होंने कि तीनों मूड्स में आप ये नेचर की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, यस, किस तरीके से इनकी लाइफ में चेंजिंग होती हैं, वो सारी बात ये इसमें किए हुए हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी बातें हो गई हमारे प्रिल्यूड की। आपने देख लिया प्रिल्यूड कब पब्लिश हुई थी, क्या क्या इंपॉर्टेंस के फैक्ट्स रहे हैं, आपने ये देख लिया। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट आल्सो prelude, that is prelude is never completed. Why? Because you already know that Wordsworth was died in 1850, right, when he was composing all the poems collection of prelude, so he died. That is why his wife Mary Hutchinson, she published it after his death, right. So हम कह सकते हैं it was a posthumous poem which was published, right. Okay, we know that and if William Wordsworth, yes, he was much inspired, ठीक, yeah, he was much inspired of by some persons, and what's name of them, please tell me. You know, he was inspired, much inspired by first person, that is Milton. Yes, sir. Right, he composed one poem on Milton. Yes, you know, already sir told already, it was composed or published in 1802. Yes, sir. Which name is London, right, which is addressed to Milton. So Milton से impressed थे, and second most important person who impressed him, and that is Godwin. हाँ, Godwin. Yes, and that is Godwin. Yes. Godwin, who was the father-in-law of पीबी सेली के ये फादर इन लॉ होते, उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, एंड हु हैड कंपोज्ड वन इम्पॉर्टेंट वर्क दैट वाज पॉलिटिकल जस्टिस, जो इन्होंने कंपोज किया। किसने किया है? पीबी सेली के ससुर जी ने, राइट, पीबी सेली के ससुर जी ने किया है, जो कहीं न कहीं वर्ड्सवर्थ को इम्प्रेस्ड करते हैं, राइट। ओके सर, वन क्वेश्चन टू सर, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है आपके पेपर में, एंड दैट इज हु वर द लेक पोएट्स। हमने अभी पढ़ा, हमने अभी देखा है कि लेक डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो लेक पोएट्स कौन कौन रहते हैं? यस, जो लेक पोएट्स जो है, देयर आर 3 लेक पोएट्स नेम विलियम वर्ड्सवर्थ, साउदे
and Samuel Taylor Coleridge. and S.T. Coleridge. Yes, sir. They belongs to Lake District of England. Right. That is why they are called Lake District poets. Sir, how many collection of Lucy poems? राइट ओके सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि लूसी पोएम्स कितनी कलेक्शंस थी. सो लेट मी टेल यू देयर आर 4-5 poems Yes, in sir. this collection. Yes, sir. And let me tell you the name of all the poems. The first poem is Stan's Fits of Passion Have I Known. Stan's Fits of Passion Have I Known. She dwelt among the untrodden ways. Next poem. And the third one, I travelled among unknown men. And the fourth one, 3 years she grieved in sun and shower, which is already or which is found in your 10th or 9th class. 9th class. Okay. So next and last one is a slumber did my spirit seal. So these are the 5 poems collection which come in your Lucy poems. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. One question, sir. You know very well that, and he was very great person. Yeah. Yes. Yeah. At the last of his period, where he spent his rest life. Okay, sir. Very important question, sir. When he left Cockermouth, means hometown, he went and settled in Lake District with his friend S.T. Coleridge and also his beloved Dorothy. So his beloved sister Dorothy, he settled there in Lake District, right? So he rest of his life spent there. It was 50 years. 50 years अपने लाइफ को वहीं पे बिताते हैं ये, ठीक. मैक्सिमम ये क्वेश्चंस आपके आते हैं कितने साल उन्होंने बिताया, तो ही स्पेंट 50 ईयर्स इन लेक डिस्ट्रिक्ट. और लेक डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है, उस जगह का स्पेसिफिक नाम क्या है, रिडल माउंट. तो रिडल माउंट में 50 ईयर्स बिताते हैं. आप इंपॉर्टेंट सर कुछ पोएम्स बता दीजिए इनकी कौन कौन इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग धीरे धीरे उसकी बात करेंगे. ठीक है, ओके सर. अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं सम फेमस पोएम्स ऑफ विलियम वर्डवर्थ. राइट. टू मिल्टन, जिसको हम लंदन 1802 भी कहते हैं. राइट. लडोमिया, पीटर बेल, द थॉर्न, द सॉलिटरी रिपर, टू द स्काईलार्क, टू द कक्कू, माइकल, लूसी ग्रे, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द टेबल टर्न्ड, आई वंडर्ड लॉनली एज क्लाउड, जिसको हम डैफोडिल्स भी कहते हैं, रुथ, टिंटर्न अबे, एंड द रिक्लूज, जो कंप्लीट नहीं होती है. इनकम्प्लीट. तो हाँ, ऐसा कि सर मतलब जो 1850 जो है बार बार देखने को मिल रहा है. तो 1850 क्यों फेमस है, उसके बारे में आप बताइए सर. वेरी गुड सर. 1850 में फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो, 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इनका प्रिल्यूड पब्लिश हुआ है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसी ईयर टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था. यानी 1843 से लेकर 1850 तक वर्ड्सवर्थ रहते हैं पोएट लॉरेट. 1850 में मिलता है इनको टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया जाता है. Right. And one most important thing, memorial verses also composed or published in 1850, which was composed by Matthew Arnold. किस पे बेस्ड है ये? इट इज डेडिकेटेड टू विलियम वर्डवर्थ. तो कुछ सीक्वेंस थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं. सीक्वेंस में से आपको याद रखना है 1843 में क्या होता है, इनको पोएट लॉरेट बनाया जाता है. ठीक है. 1843 में डेथ भी किसी की होती है, इनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं रॉबर्ट साउदे, उनकी भी डेथ होती है. ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट एज आपको डेट याद रखना है. एंड नेक्स्ट वन, वर्ड्सवर्थ डाइड होते हैं 50 में. फिर उसके बाद 55 में इनकी सिस्टर डाइड होती हैं, इनकी सिस्टर मर जाती हैं. और लास्ट 50 में ही इनका प्रिल्यूड पब्लिश होता है. तो ये 4 आपको ईयर याद रखने हैं, 43, 50 और 55. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 1834, इसमें S.T. कॉलेज मर जाते हैं. ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है. तो ये 4 आपके ईयर्स याद रखने हैं. ठीक है. अब एक पोएम सर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक पोएम इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है जो आपको यूपीएससी में भी आता है, माइकल. माइकल कब पब्लिश हुई थी और कितनी लाइन्स? जो माइकल जो है वो 1800 में पब्लिश होती है. और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. यस सर. और ये पेस्टल एलजी है. पेस्टल एलजी है. राइट. यस सर. ओके. एंड इट हैड 480 लाइन्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट हैड 480 लाइन्स. दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड नरेटिव पोएम.
तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वर्ड्सवर्थ के बारे में यहाँ तक हो गए। अब हम लोग, ये फर्स्ट पार्ट था आपका वर्ड्सवर्थ का, ये लगभग कवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले पार्ट में लेकर के, जो भी बाकी बची चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, राइट। तो आज क्लास में आज इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग।